ईरान और इजराइल के बीच में जो टकराव है वो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनमें अलग अलग तरीके से टेंशन पैदा कर रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या ये विश्व युद्ध की आहट है, क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में जो लगातार टकराव है वो हर दिन के साथ और ज़्यादा भीषण होता हुआ नजर आता है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। यहाँ शांति न जाने कब लौटेगी, क्योंकि युद्ध विराम समझौते पर किसी भी तरीके से बात बन नहीं पा रही है। युद्ध विराम समझौते को हमास ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हमास ने कहा है कि हानिया की मौत का बदला तो हम लेकर रहेंगे, किसी भी तरीके से पीछे हटेंगे नहीं। हमास के खात्मे के लिए ही इजराइल लगातार गाजा में एक के बाद एक अटैक कर रहा है। उसमें हवाई हमले भी शामिल हैं, उसमें ग्राउंड पर जाकर भी ऑपरेशंस शामिल हैं, जिसमें सिविलियंस की बड़े संख्या में मौत हो गई है। 40,000 के करीब लोगों की जान अब तक यहां जा चुकी है अलग अलग हमलों में। और इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू ये साफ कर चुके हैं कि जब तक हमास का आखिरी आतंकी नहीं मारा जाता तब तक ये युद्ध शांत होगा नहीं। और इन सभी हालातों के बीच में ईरान में बैठा हुआ हमास का चीफ जो कि मारा गया, और अब हानिया की मौत के बाद से ही ईरान ये साफ कर रहा है, हमास ये साफ कर रहा है कि इस मौत का बदला लेकर रहेंगे, इजराइल पर ऐसा हमला करेंगे कि वो याद रखे। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें हो गई हैं खत्म। हमास ने कहा है हानिया की मौत का बदला हम लेकर रहेंगे। युद्ध विराम समझौते पर किसी भी तरीके से सहमति बन नहीं पाई है। युद्ध विराम समझौते को हमास ने कर दिया है पूरी तरह से खारिज। हमास ने कहा है कि हानिया की मौत का बदला तो हम लेकर रहेंगे। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें अब लगभग खत्म समझिए। मिडिल ईस्ट में अलग अलग देश जो हैं अलग अलग निगाह ईरान और इजराइल पर रखे हुए हैं, और अब जो हालात अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं उसमें युद्ध का खतरा भी और तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी लगातार बना हुआ है। युद्ध विराम पर समझौता हो नहीं पाया, और अगर समझौता होता नहीं है तो समझिए कि विध्वंसक हमला भी होगा। इस हमले के निशान बाकी देशों पर भी नजर आएंगे, इस हमले का प्रभाव बाकी देशों पर भी नजर आने वाला है। बड़ी खबर युद्ध विराम समझौते से जुड़ी हुई है जिस पर नहीं बन पाई है सहमति। हालांकि इजराइल भी सिर्फ दिखावा कर रहा है, लेकिन उधर हमास साफ कर चुका है कि वो समझौते पर अपनी सहमति नहीं देता है। ईरान भी इस जिद में है कि इजराइल को भुगतान तो करना होगा, इस बात का जवाब जरूर देना होगा जिस तरीके से हमास चीफ हानिया की हत्या की गई। अब शांति की उम्मीदें, या ये कहिए कि जो आखिरी उम्मीद है वो कैसे खत्म हो गई आप जानिए। मिडिल ईस्ट में शांति की अंतिम उम्मीद भी अब खत्म हो गई है, क्योंकि युद्ध विराम समझौते पर किसी भी तरीके से बात बन नहीं पाई है। युद्ध विराम समझौते को हमास ने कर दिया है खारिज। हमास का ये कहना है कि हानिया की मौत का बदला इजराइल से हम लेकर रहेंगे। इन सब के साथ ही अमेरिका के नेतृत्व में चल रही थी बैठक, जिसमें बंधकों की रिहाई के लिए हमास तैयार नहीं हुआ। यानी इजराइल पर अटैक करता है हमास और फिर वहां से कुछ नागरिकों को ले जाकर बंधक बना देता है। इजराइल इस जिद पर कि बंधकों को छोड़ो, और उसका जो बड़ा नुकसान है वो गाजा में सिविलियंस ने भुगता है। साथ ही साथ अपडेट, बेरूत तेहरान में इजरायली हमले से हमास बौखलाया हुआ है। हमास ने कहा है कि हानिया की मौत का बदला हम लेकर रहेंगे। अब युद्ध छिड़ेगा भी और इसके बड़े परिणाम इजराइल को भुगतने भी होंगे। उधर बेंजामिन नेतन्याहू भी तैयारियां उस स्तर पर कर रहे हैं जैसे कि युद्ध छिड़ गया हो। इसमें ब्लड के इंतज़ाम करना, मेडिकल इमरजेंसी के इंतज़ाम करना, बंकर्स बनाना, ऐसे तमाम इंतज़ाम हैं जो भीषण युद्ध के हालात में चाहिए होते हैं, वो इंतज़ाम पहले से इजराइल में किए जा रहे हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी चेतावनी से जुड़ा अपडेट भी है। ईरान को यूएस ने दे दी है बड़ी चेतावनी, और इस चेतावनी के बीच में इजराइल से बदले की कोशिश का भयावह अंजाम होगा, ये सीधे तौर पर यूएस की तरफ से कह दिया गया। ईरान को कहा है कदम पीछे खींच लो। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान के उकसावे वाली कार्रवाई से हालात बिगड़ेंगे, ये सीधे तौर पर यूएस ने कहा है। साथ ही कहा है कि इजराइल की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम हम उठाएंगे। अमेरिका लगातार इस बात को दोहरा रहा है और ये कह रहा है कि इजराइल के साथ हम पूरी तरीके से हैं। ईरान को पीछे हटने की चेतावनी भी देता है, हिदायत भी देता है, लेकिन ईरान पीछे कदम खींचेगा नहीं। जो अभी तक के हालात नजर आ रहे हैं, ईरान के गलत कदम से बंधकों की रिहाई पर संकट मंडरा सकता है, ये भी सीधे तौर पर हिदायत दी गई है। अब ईरान को यूएस की चेतावनी कह लीजिए, सलाह कह लीजिए, हिदायत कह लीजिए, ईरान पीछे हट नहीं रहा। उधर इजराइल अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगा हुआ है, और उधर गाजा में इजराइल की तरफ से एक के बाद एक हमले अभी भी जारी हैं। एक और बड़ा अपडेट जानिए, ईरान के सीनियर कमांडर अली अकबर ने सीधे तौर पर धमकी दी है इजराइल को मानचित्र से मिटाने का वक्त आ गया है, यानी कि दुनिया के नक्शे से इजराइल को हटाने का वक्त आ गया है, ये धमकी दी गई है। ईरानी सेना इजराइल को दहलाने के लिए
100% तैयार है और साथ ही सक्षम भी है। ये सीधे धमकी दे दी गई, इजरायल को सबक सिखाकर ही रहेंगे अली अकबर। अब ये सीधी चेतावनी दे रहे हैं, यानी कि कदम पीछे खींचना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ ईरानी सेना इजरायल को दहलाने के लिए भी तैयार है और 100% उसके लिए सक्षम भी है। ये बात सीधे तौर पर कह दी गई है। इजरायल को मानचित्र से मिटाने की बात भी कही जा रही है, यानी कि इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की तैयारी अब यहाँ ईरान ने कर ली है। इजरायल को सबक सिखाकर ही रहेंगे और हमास चीफ हानिया की मौत का बदला भी ईरान लेना चाहता है। कैसे एक के बाद एक हमले हो रहे हैं या हमले की प्लानिंग हो रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो शांति की आखिरी उम्मीद थी कि समझौता हो जाए, बातचीत से बात सुलझ जाए, वो अंतिम उम्मीद भी यहां खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब इन सभी अपडेट्स के साथ में तेल अवीव को कैसे दहलाने की साजिश हो रही है, ये भी आप जानिए। इजरायल के तेल अवीव में फिदाइन हमला नाकाम हो गया है। तेल अवीव में बहुत बड़े धमाके की साजिश थी, हालांकि वक्त रहते इस हमले को नाकाम कर दिया गया। भीड़ भाड़ वाला इलाका और इसी इलाके में ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। विस्फोट से भरा हुआ बैग लेही रोड पर फट गया और वो वहां तक नहीं पहुंच पाया जहां के लिए उसे तैयार किया गया था। विस्फोट के वक्त सड़क पर ज्यादा लोग नहीं थे, ये गनीमत की बात है, वरना नुकसान बहुत बड़ा होता। हमले में 50 साल के एक शख्स की मौत की खबर है। धमाके में 30 साल का एक युवक जख्मी हो गया है, उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। यानी यहाँ अगर बहुत ज्यादा भीड़ होती तो ये हमला ज्यादा दर्दनाक होता, ज्यादा लोगों की जान जाती है, ज्यादा लोग जख्मी हो जाते। लेकिन ये जो बैग था विस्फोटक से भरा हुआ, ये बीच रोड पर ही फट गया और उस जगह तक नहीं पहुंच पाया जहां तक कि इसकी प्लानिंग थी, वरना नुकसान बड़ा हो सकता था। तेल अवीव में भीड़ भाड़ वाले इलाके में यहां पर फिदाइन हमले की तैयारी थी। इसको लेकर बात हम करेंगे। ईरान इजरायल के बीच में लगातार टकराव भी बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। इन हालातों के बीच में अगला कदम क्या होना चाहिए और होगा क्या? निपुण आलम बयान मेरे साथ में जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। निपुण जी, जो हालात ईरान और इजरायल के बीच में बने हुए हैं, ना तो ईरान कदम पीछे खींच रहा है, ना इजरायल ही पीछे हट रहा है। समझौते की जो आखिरी बातचीत थी या ये कहिए आखिरी उम्मीद थी, वो भी नाकाम हो गई। समझौता नहीं हो पाया। सीधे कह दिया ईरान ने और हमास ने कि हम तो बदला लेकर रहेंगे, और धमकी इतनी बड़ी कि दुनिया के मानचित्र से मिटा देंगे। ऐसा होगा क्या? देखिए, इस प्रकार की धमकी तो इजराइल को पहले मिलती रही है। 1948 में जो पहला वॉर हुआ था, जब सभी अरब वर्ल्ड ने मिलकर इजराइल पे अटैक किया था, तब इन्होंने कहा था कि हम इजराइल को उठा के समुद्र में फेंक देंगे। लेकिन देखिए, ये धमकी, मैं इस बात को वैल्यू नहीं देता कि किस प्रकार धमकी। हाँ, ये जरूर है कि अग्रेशन है ईरान का, हमस का। इसके अलावा ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो होतीज हों या आपका हिजबुल्ला हो या इराक में जो कुछ ग्रुप काम कर रहे हैं, उन सब की ओर से एग्रेशन है। और ईरान को इस पर एक बड़ी कार्रवाई करनी भी होगी, क्योंकि देखिए, ईरान के ऊपर सीधा सीधा उसकी सॉवरेनिटी के ऊपर इशू था कि तेहरान में कोई उनके यहाँ बैठा है, जब उनके प्रेसिडेंट की और सेरेमनी हो रही है, तब जाके आप इस्माइल हानिया को मार दे रहे हैं। हालांकि आप जानते हैं इजराइल ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। इजराइल ने नहीं कहा कि मैंने मारा है, लेकिन ये सीधा सीधा जाता है कि इजराइल ने ही ये किया होगा। अब बात ये है कि एक्शन कैसा होगा। जो बात हो रही है कि हम बदला लेंगे, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि जो बदला लिया भी जाएगा तो वो प्रॉक्सीज के माध्यम से ही होगा। मैं इसको ग्राउंड बैटल की तरह देख रहा हूँ कि एकदम जमीन पर आ जाएंगे, लड़ेंगे। और अगर इस प्रकार का सूरत हाल होगा, मान लेते हैं कि ईरान और इजराइल एकदम ग्राउंड में आ जाते हैं, तो ये केवल एक मोहरे होंगे दोनों। इनके बैक में कौन होगा? चीन और अमेरिका होंगे। यानी कि चीन और अमेरिका फाइट करेंगे, ना कि इजराइल और आपका ईरान करेंगे। ईरान की अगर हम देखिए, ईरान की भी मैं सैन्य क्षमता की बात करूं, इजराइल की सैन्य क्षमता की बात करूं, नंबर ऑफ आर्मी पर्सन की अगर हम बात करते हैं, तो ईरान की आर्मी इजराइल से कई गुना ज्यादा है। लेकिन जब हम डिफेंस बजट देखते हैं, तो ईरान से कई ज्यादा बजट जो है आपका इजराइल का होता है। हम और जो मॉडर्न वेपन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इजराइल की ज्यादा होती है। लेकिन उसके बावजूद भी ईरान अगर इस वॉर में आता है, तो इस वॉर में आने के लिए उसको चीन और रशिया के सपोर्ट के बगैर नहीं होगा। लेकिन चीन का इसमें पूरा इंटरेस्ट है कि जो ये पूरा एरिया है, इसमें डिस्टरबेंस रहे, और ईरान क्या है, इस पूरे एरिया को डिस्टर्ब रखे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो इन्फ्लुएंस रहा है या इम्पैक्ट रहा है या कंट्रोल रहा है, वो अमेरिका का रहा है। और यहाँ पर अगर आपका कंट्रोल चीन का होता है, देखिए चीन की आज रिक्वायरमेंट है पूरा वेस्ट एशिया के अंदर अपने कंट्रोल को बनाने की।
देखिए जो तेल था इन पूरे देशों का, अरब पूरे वर्ल्ड का, वो अब अमेरिका नहीं खरीदता है, क्योंकि अमेरिका खुद अपना प्रोडक्शन करने लग गया है। यूरोप ने भी खरीदना बंद कर दिया है। अभी इन देशों से तेल खरीदता है तो चीन और भारत खरीदता है। उसको नियंत्रण करने के लिए चीन का पूरा प्रयास है कि इस एरिया पर मेरा कंट्रोल हो, चाहे वो तेल को लेकर हो या अपना ग्लोबल इम्पैक्ट जो बनाना चाहता है, सुपर पावर जो आना चाहता है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है घटनाक्रम, सामने पर्दे पर जो मोहरे हैं वो ईरान और इजराइल दिख रहा है। हमस भी एक मोहरा था ईरान का और चीन का। तो रियल फाइट इनके बीच में है। अब देखना ये होगा कि चीन किस हद तक जाकर लॉस लेने को या आपका लाभ लेने को, जिस तरीके से कि चीन कितना तैयार होगा, चीन कितना आगे तक बढ़ता है। और इस और पूरे यही बात घटनाक्रम में ये अमेरिका भी के तो फ्रंट साफ पे हो है। गया ना कि चीन बिना मतलब के कोई कुछ करता नहीं और अपने ही मतलब से ईरान का साथ दे सकता है और ईरान मजबूत हो सकता है दो वजहों से, या तो रूस और चीन दोनों साथ में आए ईरान के, तब वो टक्कर ले सकता है। अदरवाइज ईरान अकेले इसराइल का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और इसीलिए ईरान बार बार ये दावा कर रहा है कि अलग अलग फ्रंट पर इसराइल को घेरेंगे और इतना बड़ा दावा कोई यूं ही नहीं करेगा कि दुनिया के मानचित्र से मिटा दिया जाएगा। मेजर शाह, ये जो समझौते की उम्मीद थी ये तो खत्म हो गई है। अब लोगों का अगला सवाल ये, अलग अलग देशों की निगाहें इसलिए कि क्या अब ये भीषण युद्ध की तरफ जाती हुई सिचुएशन नजर आ रही है? जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका कृष्णा जी। देखिए, निपुल अलंबयार साहब ने बड़े अच्छे से सटीक तरीके से सिंपल तरीके से समझाया और मेरे को उम्मीद है कि सारे दर्शक आपके समझ गए होंगे। देखिए, बात ऐसी है कि ये भीषण युद्ध और होगा। हालांकि इजराइल को पहले धमकियां भी पहले मिली भी हैं कि वो इसका निशान मिटा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि हम हमास का निशान मिटा देंगे। उस बयान की वजह से कितने हमले हुए गाजा पट्टी में, कितने मासूम, लाचार, बेबस सिविलियंस, महिलाएं, खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग मारे गए। तो अगर हमास का खात्मा मिटा देंगे का खात्मा करने को आए थे, लेकिन इतने बेकसूर मारे गए। इसमें भी ईरान अगर हमला करता है इजराइल पे जिस तरीके से हर फ्रंट से घेर के, तो ये बहुत ज्यादा भीषण होगा। और बिल्कुल इसमें 100% कोई शक की बात है ही नहीं, ये प्रॉक्सी युद्ध होगा, क्योंकि चीन की एंट्री तो इसमें हो चुकी है। और रूस जो है अभी फिलहाल ईरान किसी तरह कोशिश कर रहा है अपनी तरफ ले आए, लेकिन रूस का दोस्त है इजराइल भी, ईरान भी। तो रूस एक बॉर्डर लाइन पे न्यूट्रल तरीके से वहां पे, मगर चीन की एंट्री हो चुकी है, तो अमेरिका और चीन लड़ेंगे। हालांकि खून किसका बहेगा? खून बहेगा ईरानियों का, वहां से ईरानी मतलब जो गाजा पट्टी में है, जो अरब वर्ल्ड है वहां पे, और इजराइल। जैसे कि हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन को ढाल बना के अमेरिका युद्ध लड़ रही है। खून किसका बह रहा है? खून यूक्रेनी वासियों का बह रहा है। उस तरीके से ये बहुत ही, और अगर ये प्रॉक्सी वॉर में आ गई तो बैक सीट पे अमेरिका और चीन बैठ के देखेंगे, क्योंकि उनको खोने के लिए कुछ नहीं है। चीन चाह रहा है, जैसे कि निपुल अलंबयार साहब ने बताया, कि वहां पे दबदबा रहा है ईरान का। ईरान वैसे बहुत क्रिटिकल था चीन की गतिविधियों को लेकर, वहां पे पहले ईरान इतना क्रिटिकल था, लेकिन आज की तारीख में ईरान के पास भी कोई चॉइस नहीं है बल्कि उनको सपोर्ट करे। तो इसको मैं एक वर्ल्ड वॉर तो खैर नहीं, लेकिन गल्फ वॉर 2 की तरफ मैं बढ़ते हुए देख। आप जो सिचुएशन का जिक्र कर रहे हैं वो सिचुएशन वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे परेशानी आगे आने वाले वक्त में ला सकती है। इसी के साथ एक बड़ा अपडेट भी है। फवाद की हत्या पर हिजबुल्लाह ने किया है बड़ा खुलासा। एक फोन कॉल हत्या की वजह बना है। कॉल की वजह से ही फवाद शुक्र की हत्या हुई है। जिस दिन फवाद की मौत हुई वो बेरूत कमांड सेंटर में थे। फवाद उस दिन कमांड सेंटर की दूसरी मंजिल पर थे। ये हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया और कहा गया कि जोरदार विस्फोट से पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। विनाश की जो चिंगारी है वो लगातार बढ़ रही है। फवाद की हत्या पर हिजबुल्लाह ने किया है बड़ा खुलासा और ये कहा कि एक फोन कॉल हत्या की वजह बना है। कॉल की वजह से फवाद शुक्र की हत्या हुई है। कॉल पर वो थे जिस दिन फवाद की मौत हुई। बेरूत कमांड सेंटर में वो थे और उस दिन कमांड सेंटर की दूसरी मंजिल पर मौजूद थे। उस वक्त हुआ जोरदार विस्फोट और पूरी इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। फवाद की हत्या कर दी गई। साथ ही साथ एक और अपडेट आप जानिए। ईरान हमले से पहले इजराइल करेगा हमला। इजरायली एयरबेस हाई अलर्ट पर है। फाइटर जेट्स यहां पर तैयार और तैनात खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ईरान पर हमले के लिए हरी झंडी का इंतजार
बस यहाँ नजर आ रहा है या फिर ये कहीं इंतजार किया जा रहा है नेतन्याहू से हरी झंडी मिलते ही ये हमला होगा। तेल अवीव में F-16, F-35 फाइटर जेट जो तैयार दिख रहे हैं। इजराइल के टारगेट पर ईरान के न्यूक्लियर बेस हैं, यानी इधर ईरान अपनी तैयारियों को पुख्ता करता हुआ नजर आ रहा है और उधर तैयारियां जो हैं वो इजराइल की तरफ से भी सामने आ रही हैं। जिस तरीके की सिचुएशन अभी निपुण जी बनी हुई है, इधर ईरान लगातार धमका रहा है, गीदड़ भभकी दे रहा है और कह रहा है मानचित्र से मिटा देंगे, लेकिन यहाँ इजराइल ने बिना शोर किए ही भीषण हमले की तैयारी कर ली है। इजराइल तो हमेशा रेडी रहा है। इजराइल के ऊपर जो 7 अक्टूबर का हमला हुआ था, इसको हमने माना था कि मोसाद का ये फेलियर था और इजराइल कहीं ना कहीं चुका था। लेकिन आप देखें कि इजराइल के निर्माण से लेकर अब तक इजराइल का जिस प्रकार से एक अटैक करने का जो उसकी पूरी टेक्नोलॉजी है, जो उसके वेपन है, वो तो है ही। उसका सबसे ज्यादा जो प्लस पॉइंट है इजराइल का, वो है उसके डिफेंसिव सिस्टम। यानी कि अगर उसके ऊपर कोई अटैक होता है, देखिए 7 अक्टूबर के बाद जितने उसमें मिसाइल दागे गए, रॉकेट दागे गए, उनमें से आप देखें 95% को उसने डिस्ट्रॉय किया है। उसकी धरती पर वो गिरे ही नहीं, उसने पहले उनको मारक क्षमता को गिरा के रख दिया। तो इजराइल तो हमेशा, इजराइल का जो नेचर रहा है हमेशा आप देखेंगे वो हार्ड पावर नेचर रहा है। हार्ड पावर नेचर आईआर में उसको कहा जाता है जो हमेशा वॉर के लिए रेडी रहता है। तो इजराइल तो इस बात को हमेशा बोलता है और मैं तो इजराइल को हमेशा बोलता हूँ कि इजराइल एक ऐसा देश है जो दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, यानी कि चारों ओर से उसके दुश्मन राष्ट्र हैं। कभी कौन उसका दुश्मन बन जाए, कब कौन अटैक कर दे, उसको खुद भी आइडिया नहीं है। तो वो तो हमेशा रेडी रहने वाली फोर्सेस हैं। इसलिए इजराइल की फोर्स को, इजराइल की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं या आपको खुफिया एजेंसीज हैं, इन सबको इसके लिए तैयार भी कहा जाता है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, जैसे इजराइल भी इतनी ताकत होने के बाद भी, आप अमेरिका से बड़ी ताकत होने के बाद भी, वो छोटे छोटे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको हमेशा के लिए पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाए। अमेरिका इतनी बड़ी फोर्स होने के बाद भी तालिबान को बिल्कुल खत्म नहीं कर पाया। अमेरिका इतनी बड़ी फोर्स होने के बाद भी अलकायदा को खत्म नहीं कर पाया। तो आप जब नन स्टेट एक्टर को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, स्टेट एक्टर को खत्म कर देंगे, कोई मजाक थोड़ी ना है। ये मजाक नहीं, सिर्फ ठीक है वो अपनी जनता के अंदर। निपुण जी एक बात और बताइए, अगर अमेरिका तालिबान का खात्मा नहीं कर पाया, इजराइल कह रहा है हमास का खात्मा जब तक नहीं होगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा, ऐसे तो फिर नॉन स्टॉप और न जाने अनिश्चित काल तक कब तक ये युद्ध चलता रहे और ये हालात ऐसे ही भीषण बने रहेंगे? देखिए, कभी भी किसी भी संगठन को बिल्कुल खत्म तो नहीं, लेकिन क्या होता है उसके लीडर को मार देना। देखिए जैसे हुआ था, अमेरिका ने जब अलकायदा का ऑपरेशन खत्म किया तो उसने कहा हमने ओसामा बिन लादेन को मार दिया, जो हमारा मेन एनिमी था हमने खत्म कर दिया। हालांकि उसके बाद अलकायदा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, लेकिन अलकायदा अगर हम कहें कि पूर्ण रूप से खत्म हो गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो देश इसको सिंबल ही बना लेते हैं। इस्माइल हानिया के मारने के बाद मैं समझता था कि इजराइल को इस वॉर को रोक देना चाहिए था, लेकिन बात यहाँ पर क्या है कि हमस और ईरान तैयार नहीं है कि हम इस वॉर को रोके। नहीं तो ईरान इसकी जिम्मेदारी लेके कहता है मैं अब शांति के लिए तैयार हूँ, जो हमारा मेन एनिमी था हमने उसको खत्म कर दिया। कोई भी संगठन विचारधारात्मक आधार पर बनता है और विचारधारा को पूर्णतः समाप्त कर देना ये संभव ही नहीं है। कोई ऐसा संगठन दुनिया में नहीं है जिसको पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया हो। एक आधा का कोई एक्सेप्शनल होगा, बात अलग है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इजराइल को खत्म करने का जो सपना है, ये तो पहले अरब वर्ल्ड देखा करता था, लेकिन आज वही अरब वर्ल्ड, उसमें से कई देश जिन्होंने पहले इजराइल के ऊपर अटैक किया था, चाहे जॉर्डन की हम बात करें, मिस्र की बात करें, आज वो सब लोग इजराइल के साथ बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि अब्राहम अकॉर्ड कर रहे हैं। तो वास्तविकता इजराइल की समझनी पड़ेगी। और ईरान का जो इस प्रकार का अग्रेशन है, ये अग्रेशन केवल इसलिए नहीं है कि वो इजराइल से चिढ़ता है, जड़ता है। एक समय था 1979 से पहले ईरान और इजराइल दोनों हाथों में हाथ डालकर घूमते थे। जब से वहां पे खुमैनी गवर्नमेंट आई है तभी से तो संबंध खराब हुए हैं। लेकिन 79 से पहले तो जो इजराइल के मुंह से निकलता था वो ईरान के मुंह से निकलता था। यहाँ तक कि 48 का जब अटैक हुआ था, ईरान गया भी था, उसके अंदर नहीं गया था। पहला मान्यता देने वाला ईरान था। वक्त बदला, समीकरण बदले और फिर जो दोस्त हुआ करते थे वो कैसे दुश्मन हो गए, आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान से भी एक बड़ा अपडेट है। ईरान इजराइल को लेकर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान से मिल रही है एक बड़ी खबर। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में फिर से हुआ है आतंकी हमला। आतंकियों ने पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। हमले में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, 4 लोग जख्मी हो गए हैं।
आतंकियों ने घात लगाकर यहां हमला किया। खैबर पख्तूनवा के मरवत जिले की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर आतंकी आए, घात लगाकर हमला कर दिया और इसमें 3 पुलिस वाले मारे गए हैं, जबकि 4 लोग हो गए हैं जख्मी। खैबर पख्तूनवा जो पिछले कुछ दिन से लगातार धमाकों की आवाज से गूंज रहा है, एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। अब खैबर पख्तूनवा के मरवत जिले में यह घटना घटी है, जहां आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। मेजर शाह, इधर ईरान इजराइल पर नजर, उधर रूस और यूक्रेन की बात हम करते हैं, लेकिन बांग्लादेश अलग हालातों से गुजर रहा है और पाकिस्तान में तो हालात सुधरते हुए दिख ही नहीं रहे। बिल्कुल जी रंजन जी, देखिए बांग्लादेश के जो हालात हैं वो अभी बदकिस्मती से मैं बोल रहा हूँ, अभी फिलहाल तो थोड़ा वक्त लगेगा उनको स्टेबलाइज होने में, क्योंकि शेख हसीना वहां से रिजाइन करके चली गई। अब वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट कितना संभालेगी, और इसको मैं काफी हद तक मैं इसको बाहरी ताकतें जैसे कि पाकिस्तान हो गई, ये कुछ कई लोग कह रहे हैं कि अमेरिका हो गया, कहीं कह रहे हैं कि चीन हो गई, बाहर की ताकतें का इसमें हाथ है। और अगर बांग्लादेश के हालात, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है, वो एक ऐसा पड़ोसी था जो कभी भी हॉस्टाइल नहीं था, हमारे खिलाफ कभी गया नहीं, हमेशा हमारे संबंध बांग्लादेश से शुरू से बड़े अच्छे। 28 कू हो चुके हैं बांग्लादेश में, एक बार तो एक हफ्ते में 2 कू भी हुए थे। 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया था, उनकी पत्नी और 3 उनके बेटे थे साथ में, तो तब से हालात बिगड़ते बिगड़ते हुए उनकी कब तक मिलिट्री उनकी पावर में आके संभाल नहीं पाई है। तो बांग्लादेश के, और वैसे भी गरीब देश है बेचारा वो अभी, और जिस तरीके से वहां पे माइनॉरिटीज के साथ एक तरीके से बदसलूकी हुई है, कतई मंजूर नहीं होगा कोई दुनिया को, इंसानियत के लिए बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। तो बांग्लादेश के हालात अभी फिलहाल इनको स्टेबलाइज होने में बहुत टाइम बांग्लादेश के हालात स्टेबल होते हुए नजर नहीं आ रहे, और पाकिस्तान जहां लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान वही फसल इस वक्त काट रहा है जो उसने काफी वक्त पहले बोई थी, या ये कहिए दशकों पहले जो बीज बोए थे, वो फसल अब काटी जा रही है आतंकी हमलों के तौर पर। बहुत शुक्रिया मेजर शाह और निपुण जी आपका मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। अलग अलग देशों पर निगाह बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग टसल हैं जिससे प्रभावित दुनिया के कई देश हैं। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर है, युद्ध के हालात बन चुके हैं, बस मुनादी का इंतजार है। और अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच युद्ध से क्यों डरा हुआ है, रिपोर्ट आपको बताएगी। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ धधक रहा है, तो वही पाकिस्तान और ईरान भी उस जंग की तपिश को महसूस कर रहे हैं। हानिया की हत्या के बाद इजराइल पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह और हमास इजराइल पर आग बबूला हैं और अंदेशा जताया जा रहा है कि ईरान और इजराइल में कभी भी जंग का बिगुल औपचारिक रूप से बच सकता है। और जब ईरान डायरेक्ट जंग में कूदेगा तो उसके प्रॉक्सीज भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में हमास, हिजबुल्लाह और हुती भी अपना दम दिखाने में पीछे नहीं हटेंगे और फिर एक बड़े युद्ध में, मध्य पूर्व की सरजमी एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। और अगर ऐसा होता है तो जहां दुनिया 2 खेमों में बटी हुई नजर आ सकती है, तो ईरान का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। तेहरान और तेल अवीव के बीच कोई भी सीधा सैन्य टकराव इस्लामाबाद के लिए सुरक्षा मुद्दों को बहुत जटिल बना सकती है। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच की तनातनी पाकिस्तान की उलझन को बढ़ा रही है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि पाकिस्तान में ईरान के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। शियाओं के अलावा भी पाकिस्तान की बड़ी आबादी ईरान के प्रति लगाव रखती है और इजराइल को पसंद नहीं करती है। ऐसे में ईरान से जुड़े मामले को पाकिस्तान को बहुत एहतियात से संभालना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल जंग पाकिस्तान में काफी असर पड़ेगा। इसमें देश में धार्मिक संगठनों के दबाव के साथ ही सीमा पर सुरक्षा चुनौती की बड़ी बात होगी। पाकिस्तान का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से हस्तक्षेप करने का आग्रह कर सकता है। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय भी आमतौर पर ईरान इजराइल समस्या को जवाबी कार्रवाई के बजाय संयम बरतने और कूटनीति से सुलझाने पर जोर देता है। जाहिर है कि एक परमाणु सशस्त्र देश के रूप में पाकिस्तान अपनी सीमाओं के पास किसी भी अस्थिरता या सैन्य टकराव को रोकना चाहेगा। एक तरफ हमास ईरान और दूसरी तरफ इजराइल के बीच संघर्ष में किसी भी तरह की वृद्धि से इस्लामाबाद की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आएगा। हालांकि ये मुमकिन है कि देश के शिया घटक ईरान के पक्ष में
निर्णायक रुख के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालेंगे। दरअसल पाकिस्तान आमतौर पर फिलिस्तीनी इजराइल मुद्दे पर सऊदी की बात मानता है। ईरान इजराइल सैन्य टकराव की स्थिति में सऊदी के बाद ही पाकिस्तान प्रतिक्रिया देगा और ये बहुत सतर्कतापूर्ण होगा। पाकिस्तान सीमा पर एक अनिश्चितता बनी हुई है। अलगाववादी गुट और आतंकी संगठन 900 मील की खुली सीमा के दोनों ओर अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। ये गुट हिंसा भी करते रहे हैं। ऐसे में ईरान के युद्ध में उलझने की स्थिति में यहाँ हलचल बढ़ सकती है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार नहीं चाहेगी कि सीमा पर कोई नई समस्या पैदा हो, क्योंकि वो पहले से ही अफगानिस्तान सीमा पर मुश्किल का सामना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।